हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। हिंदी साहित्य की हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एनटीए की, जिसमें हम इकाई एक अपना कर ही रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम पेपर 1 की बात करेंगे कि पेपर 1 का सिलेबस जो चेंज हुआ है, हमारा कह सकते हैं रिवाइज्ड सिलेबस जो हुआ है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं और उसमें सिलेबस जो है काफ़ी उसको डिस्क्रिप्शन की तरीके से दे दिया गया है। तो आज हम उस पूरा सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको मैं पूरा कंपेरिजन करके बताऊँगी कि पुराने सिलेबस में और अब के सिलेबस में क्या अंतर आए हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं। इंग्लिश मीडियम का सिलेबस मैं आपके सामने दिखा ज़रूर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको हिंदी मीडियम में भी बताते चलूँगी, इसलिए दोनों मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं हमारे इसमें पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें और ऐड करी गई हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप उसी तरीके से अपना जो है मोटिव बना के पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा पेपर 1 में यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं। हमारा हिंदी में होता है शिक्षण अभिवृत्ति नाम से ये चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो है टीचिंग में आप देख रहे हैं इसमें कंसेप्ट जो है अब इसमें हमारा ऐड करा गया है। कंसेप्ट पहले हमारे जो है पुराने वाले में कंसेप्ट नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ वहाँ पे नेचर ऑफ टीचिंग जो था वो था हमारा। इसमें पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। हमारा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा इसमें यहाँ पे डाल दिया गया है। पूरा लेवल्स ऑफ टीचिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे जो है लिख दिया गया है और कंसेप्ट ऑफ टीचिंग भी हमारा इसमें पूरा आ गया है। सारा मतलब पूरा टीचिंग को इसमें खोल कर यहाँ बताया गया है। फिर हम दूसरी बात करते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताओं की बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। तो शिक्षार्थी की विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा एडोलेसेंट अडल्ट लर्नर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जबकि पुराने सिलेबस में भी ऐसा नहीं था। आगे चलते हैं। फिर है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी कि शिक्षण प्रभावक तत्व जो है हमारे इसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ भी ऐड कर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी जो है डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना, पूरा उसको खोलकर बताया गया आपको कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको टीचर पढ़ना है, यानी कि लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। हिंदी में बात करें इसमें शिक्षण, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम देखते हैं इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की पद्धतियां जो है आपको इसमें 4 तरीके से खोलकर बताई हैं, यानी कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड बताई गई हैं यहाँ पे इसमें, यानी कि अध्यापक केंद्रित बनाम जो है शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित बताई गई हैं। साथ में ऑफलाइन वर्सेस जो है ऑनलाइन मेथड बताया गया है, यानी कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ ये इसमें नई ऐड करी गई हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें काफ़ी चेंज है। यूनिट 1 में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देकर बताया गया है यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो। फिर इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करी गई है, यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली की बात करी गई, जिसमें परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी बेस्ड जो बात हो रही है, आईसीटी आधारित, ये जो है पूरा इसमें ऐड करा गया है, ये वाला पॉइंट भी हमारा। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पहले इवैल्यूएशन सिस्टम लिखा हुआ था खाली मूल्यांकन प्रणाली, लेकिन इसका पूरा इसको खोल कर डिस्क्राइब कर दिया गया है यहाँ पे इसमें क्या क्या हमारा आएगा। ये बहुत अच्छी बात होती है जब उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि इसमें ये पॉइंट हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि जब हमें सिर्फ एक बाहरी रूप से उसका टॉपिक दे दिया जाए ना तो अंदर उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब उसके अंदर खोल के बता देते हैं कि इसमें हम ये टॉपिक देंगे तो उनकी एक लिमिटेशन बन जाती है। तो उसमें हमें ये बता दिया गया है, इसमें हमें खोल के यहाँ पे भी जो है दे दिया गया है कि इसके अंदर आपका ये आएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं हम अपने, जो कि हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड नाम से है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शोध अभिवृत्ति। तो इसका नाम जो है, पहले नाम की बात कर लेते हैं हम। रिसर्च एप्टीट्यूड नाम इसका पुराने में भी यही नाम था और इसका नए में भी यही नाम है, सेम नाम से दोनों चैप्टर थे। तो इसमें पहले जो है हमारा बाकी सब कुछ सेम है, रिसर्च का मीनिंग वगैरह, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। इसमें जो नई चीज़ ऐड करी है वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिविज्म है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च जो है इसमें ऐड किया गया है। हिंदी में हम कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम इसमें ऐड हुआ है। इसमें ये वाला पॉइंट हमारा जो है, ये वाला पॉइंट इसमें हमारा ऐड किया गया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और इसमें हमारा ऐड हुआ है मेथड्स ऑफ रिसर्च
का जो है हमारा इसमें ऐड हुआ है, हमारा का डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड किया है इन्होंने यहाँ पे। उसे मतलब मेथड्स ऑफ रिसर्च जो है खाली टर्म लिखी थी पुराने सिलेबस में, लेकिन इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि इसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च पुराने में भी था, फिर थीसिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग पुराने में भी था, लेकिन फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग ये जो है ये शब्द इसमें अभी ऐड किए गए हैं यहाँ पे। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च जो है हमारा यहाँ पे, यानी कि शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, ये वाला हमारा अभी नए सिलेबस में ऐड हुआ है। रिसर्च एथिक्स और शोध नैतिकता हमारे पेपर में पहले भी था पुराने में और अभी भी है, तो मैं जिस पे लाल लाल लगा रही हूँ इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन जो है इन्होंने अभी ऐड करे हैं। तो अब ये हमारी यूनिट 2 की बात हो गई। फिर अब हम देखते हैं यूनिट 3 यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, जिसे कि हम बोलते हैं हिंदी में बोध की बात होती है। इसमें एक पैसेज दिया जाता है यानी कि एक गद्यांश दिया जाता है, उससे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना होता है। तो पुराने में भी इसका नाम कॉम्प्रीहेंशन था और नए में भी इसका नाम, पुराने में इसका नाम जो था वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। इसका नाम की बात अगर मैं करूं तो पुराने में इसका नाम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, यहाँ पे रीडिंग इसमें वर्ड जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसका नाम कॉम्प्रीहेंशन कर दिया गया है। बस इतना ही इसमें चेंज है, बाकी ये सेम है हमारा। फिर बात करते हैं हम यूनिट 4 की बात करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन है हमारा, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। तो यूनिट 4 जो संप्रेषण है, पुराने में भी सेम नाम यही था कम्युनिकेशन और नए में भी यही नाम है सेम कम्युनिकेशन। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ जो है सेम था इसमें ही, तो इसमें मैं लाल निशान नहीं लगा रही हूँ। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि प्रभावी संप्रेषण का वाचिक और गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पे ऐड करा गया है। यहाँ पे पूरा इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, सब इसमें दिया गया है। फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसमें ऐड किया है, पहले इसमें नहीं था, यानी कि प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं नहीं था, वो अब इसमें ऐड कर दिया गया है। और मास मीडिया एंड सोसाइटी नहीं था, वो भी इसमें ऐड करा गया है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई यूनिट 4 की बात। अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में हमारा जो पुराना नाम था वो हमारा था रीजनिंग नाम था खाली, और उसमें हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग मैथमेटिकल। अब हमारा जो नया नाम है वो हमारा कर दिया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति नाम कर दिया गया है हमारा। इसमें देखते हैं हम, तो इसमें हमारा जो है टाइप्स ऑफ रीजनिंग ऐड किया है, पहला पॉइंट ही इसमें हमारा ऐड किया है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। फिर हम बात करते हैं यानी कि तर्क के प्रकार ऐड किया है, ये हमारा तर्क के प्रकार है। फिर देखते हैं हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है, फिर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप जो सेकंड नंबर पे है, ये सारा हमारा सेम है यहाँ पे, ये जो है हमारा सेम है सेकंड वाला पूरा पॉइंट। फिर थर्ड जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ब्रैकेट के अंदर ये वाला, ये हमारा पूरा जो है अब ऐड किया है नए सिलेबस में, रिवाइज्ड सिलेबस में, ठीक है। और इसमें जो है क्लासिफिकेशन एक शब्द और था हमारा पुराने सिलेबस में, लेकिन अब जो है इसमें एक क्लासिफिकेशन शब्द जो है वो इस चैप्टर में से हटा दिया गया है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना भी आए, ये भी एक चांस है, लेकिन क्लासिफिकेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक होता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो बात कर लेते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो है, तर्क के प्रकार जो है वो इसमें फर्स्ट में ऐड किया गया हमारा। फिर जो गणितीय अभिवृत्ति में अंश है, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये हमारा यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये 5वीं यूनिट की बात हो गई। आगे चलते हैं, 6वां चैप्टर है हमारा लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो है पुराना नाम भी लॉजिकल रीजनिंग ही था और नया नाम भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग ही है। हिंदी में हम बोलते हैं युक्ति युक्त तर्क की बात आती है। तो इसमें जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहले इतना खोलकर नहीं बताया गया था पुराने सिलेबस में, लेकिन अब यहाँ बता दिया गया है। फिर जो है दूसरा जो है इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, ये पहले ही यहाँ पर जो है वो सेम था, तो इसमें पुराने जैसा ही है। फिर एनालॉगिस की बात करते हैं, यानी कि अनुरूपताएं की बात करते हैं। तो अब हमारा जो है अनुरूपताएं जो है एक वर्ड दे दिया गया है यहाँ पे एनालॉगिस। पुराने सिलेबस में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, उसमें इसका नाम जो था वर्बल दिया गया था, वर्बल एनालॉगी दिया गया था, साथ में इसका वर्ड एनालॉगी दिया गया था,
और हमें साथ में इसका अप्लाइड एनालॉगी दिया गया था। तो ये 3 तरह की एनालॉगी पुराने सिलेबस में दी गई थी हमारी, लेकिन अब इसके लिए एक स्पेशल एक वर्ड दे दिया गया खाली एनालॉगीज, यानी कि सारे तरह के एनालॉगीज इसमें इंक्लूड हैं, वर्बल भी, वर्ड भी, अप्लाइड भी, यानी कि अनुरूपताएं सभी तरह की इसमें शामिल हैं। हमारी सारी तरह की अनुरूपताएं हमें इसमें करनी है। आगे देखते हैं हम इसमें वेन डायग्राम का डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड कर दिया है कि वेन डायग्राम में यानी कि जो हमारा वेन का आरेख है, यानी कि तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और जो कहते हैं बहुप्रयोग वेन डायग्राम में, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम इंडियन लॉजिक हमारा ऐड किया गया है, नया टॉपिक है मीन्स ऑफ नॉलेज। इंडियन लॉजिक यानी कि जिसको हम कहते हैं भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, ये नया इसमें ऐड किया गया है। फिर हमारा अगला आता है प्रमाण। प्रमाण में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी और अनुपलब्धि। इस तरीके से देखिए आप, इंग्लिश में भी हिंदी टर्म्स का प्रयोग किया गया है, जैसे परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, इम्प्लीकेशन, नॉन एप्रीहेंशन, ये सारे इसमें ऐड किए गए हैं नए प्रमाण में हमारे ये वाले। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। फिर हमारे जो है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये सारा इसमें हमारा ऐड किया गया है। इसमें पूरे इस वाले हिस्से में हमारे स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान में व्याप्ति और जो कह सकते हैं हेत्वाभास, जो हमारे हिंदी में भी हेत्वाभास ही लिखा हुआ है इसको। फिर हमारे ओल्ड सिलेबस यानी पुराने सिलेबस में एक एनालिटिकल रीजनिंग टर्म थी जिसको हटा दिया गया है, और रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स भी एक टर्म थी जिसको भी हटा दिया गया है। 2 टर्म्स हमारी पुराने सिलेबस से हटा दी गई हैं, नए सिलेबस में नहीं है। फिर यूनिट 7 की बात करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों की व्याख्या की बात करते हैं। तो देखते हैं आंकड़ों की व्याख्या यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है। तो इसका जो पुराना नाम था वो भी डाटा इंटरप्रिटेशन ही था, यानी कि आंकड़ों की व्याख्या, और नया नाम भी सेम यही है। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें पहला सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सेम यही था। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डाटा यानी कि आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े सब सेम था। फिर अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है ना, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से टाइप्स के ग्राफ आएंगे। पूरा बार ग्राफ आएगा, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट सब आएगा। तो ये सारे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करके पूरा इसको दे दिया गया है इसमें कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब इससे बाहर का कोई भी डायग्राम आपको नहीं करना है। फिर मैपिंग ऑफ डाटा, तो इसमें पहले भी था और अब भी है इसमें। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी पहले था, इसमें अब भी है। और डाटा एंड गवर्नेंस इसमें ऐड किया गया है, ये वाला डाटा एंड गवर्नेंस यानी कि आंकड़े और सुशासन इसमें ऐड किया गया है हमारे यूनिट 7 में। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 8 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, यानी कि 8वां हमारा चैप्टर है। हिंदी में हम बोलेंगे इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। तो इसमें हम देखते हैं हमारा पहला है ICT का जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, ये पहले भी था हमारा, इसमें टॉपिक सेम है हमारा ये वाला। दूसरा है हमारा बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी सेम था, यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। फिर जो है ICT एंड गवर्नेंस इसमें ऐड किया गया है ये वाला, और डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन ये वाला ऐड किया गया है। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, बाकी 2 जो हैं हमारे सेम हैं 8वें वाले टॉपिक में। अगले चलते हैं यूनिट 9 की तरफ चलते हैं। अगला यूनिट 9 जो है हमारा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसका कि पुराना नाम था हमारा सिर्फ पीपल एंड एनवायरनमेंट, यानी कि लोग और पर्यावरण नाम था। अब नाम कर दिया इसमें डेवलपमेंट वर्ड हमारा, इसमें एक नया वर्ड हमारा ऐड कर दिया है, डेवलपमेंट डाल दिया गया है, पहले इसमें ये वर्ड नहीं था। तो इसकी हम बात करते हैं। तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, इसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हमारा ऐड कर दिया गया है। फिर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ये पूरा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण पर उनके प्रभाव, ये जो था हमारा सेम है पहले वाला, दूसरा वाला। उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं हमारे, इसमें हमारे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड करा है यहाँ पे। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से लेके
पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा ऐड कर दिया गया है। इसमें पहले एयर पॉल्यूशन तो था उसमें, बाकी और जो है कौन कौन सा एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं, पर्यावरण परक मुद्दे यानी कि स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट पदार्थों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम है, सब इसमें ऐड कर दिया गया कि कौन कौन से हमें एनवायरमेंटल इश्यूज, सारे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे जो है कौन से पढ़ने हैं हमें। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ यानी कि मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का जो प्रभाव है वो जो है हमें इसमें पहले ही हमारा दिया गया था, सेम है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया है पूरा, कौन कौन से हमें जो है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, ये सारे हमें नाभिकीय और वन जो है सारे हमें पढ़ने हैं इसमें। फिर नेचुरल हजार्ड और डिज़ास्टर्स जो था वो हमारा इसमें पहले से था, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ये सब हमारा पहले इसमें मौजूद था पुराने सिलेबस में ही। फिर हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हमारा नया ऐड किया गया है इसमें। और बाकी जितनी भी चीज़ें इस वाले पॉइंट में दी गई हैं सारी हमारी ऐड की गई हैं इस वाले पॉइंट में, लास्ट वाले में। तो इस तरीके से देखिए आप कितने चेंजेस हमारे इस पेपर 1 में चल रहे हैं इस टाइम जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगला चलते हैं यूनिट 10 की तरफ। जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली। तो पुराने में भी यही नाम था इसका और अब नए वाले में भी नया सिलेबस है उसमें भी सेम यही नाम है। तो इसमें जो है पहला हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया यानी कि उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में जो शिक्षा है, पहला वाला पॉइंट हमारा इसमें सेम है। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव है, ये वाला जो है हमारा पॉइंट इसमें ऐड हुआ है इस वाले चैप्टर में। उसके बाद ओरिएंटल जो है हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये वाला पॉइंट भी हमारा ऐड हुआ है यानी कि भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो है अधिगम कार्यक्रम, तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी हमारा ऐड हुआ है। उसके बाद जितने भी हमारा ये है प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये सेम है। फिर वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन में हमारा वैल्यू एजुकेशन तो पहले ही था लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारा अभी ऐड हुआ है इसमें। और पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा पहले ही था। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने ऐसे लिखा है, जब बता दिया आपको या मैंने कहीं निशान नहीं लगाया, तो वो हमारा ओल्ड सिलेबस में ही है। और जो मैंने रेड से अंडरलाइन करा है, निशान लगाए हैं, तो वो हमारा अभी ऐड हुआ है। और देखिए आप नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं हमें कि 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल यानी कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। कुल यूनिट हमारे 10 हैं और हर से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न होंगे यानी कि हर यूनिट से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के हर यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके जो है टोटल जो है आपके जो 100 नंबर का पेपर होता है, तो हर यूनिट से 10 नंबर हुआ तो 10 यूनिट के कितने हो गए, तो 100 नंबर का पेपर आपका इस तरीके से बन जाता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया गया है कि आपको फिक्स कर दिया गया है कि इस यूनिट में से अब आपको कितना पढ़ना है, कि 10 नंबर का तो इसमें से आना ही आना है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें दिया है हमारा, दृष्टि जो बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए पॉइंट दिया गया है कि उनके लिए अगर ग्राफिकल या पिक्टोरियल कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उनको आप ऐसे फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज उनके अलग से सेट की जाएगी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए 10 चैप्टर के पूरे ये कंपैरिजन लेकर आई थी ताकि आप समझ सकें कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन ऐड करके आपको बता दिया गया है कि इसमें हमें किस चीज़ में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। स्पेसिफाई कर देते हैं ना, तो अब उसमें हमें आसानी होती है पढ़ने के लिए। तो अब आपको पता चल चुका है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी हो सकता है मैं आपके लिए तैयार करूं कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, आप उस हिसाब से पढ़िए। क्योंकि देखिए आपका पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का होता है और पेपर 2 जो है आपका 200 नंबर का होता है। तो अब तो ऐसे वाला सिस्टम खत्म हो गया है कि आपको पहले पेपर 1 में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब तो एक सिस्टम खत्म है, तो आपको दोनों के पेपर में मिला के आपको जो है उतना नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, नेट और अपना GRF जो भी है। तो आप अपने पेपर 1 में कम से कम आपको 50-60 नंबर तो चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपने 5 सेक्शन जो है मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, 5 सेक्शन जो 5 यूनिट की बात कर रही हूँ, 5-10 यूनिट मैंने बात करी है ना, तो इसमें से 5-6 यूनिट आप बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 50-60 नंबर इस पेपर 1 से कहीं भी नहीं जाएंगे। पूरे स्कोरिंग आप कर सकते हैं। इसमें मैथ्स है, रीजनिंग पार्ट है, संप्रेषण वाला पार्ट है और जो बोध वाला अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जिसमें आपको गद्यांश देते हैं पढ़ के करने के लिए। तो इस तरीके से आप
4 वो कर सकते हैं, विकास और पर्यावरण वाले में से भी आप कर सकते हैं, ICT वाला जो है तर्क उसमें तथ्य वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी स्कोर कर सकते हैं इस पेपर 1 में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने आपके लिए जो है ये लेकर आई वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। मेहनत करिए खूब अपने UGC नेट का पेपर क्लियर करने के लिए। थैंक यू।